सभी साथियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एक और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण टॉपिक है वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले सेशन में अपन ने पार्टनरशिप के जो 4 महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, जिसमें एक साझेदारी का सामान्य परिचय, नए साझेदार का प्रवेश, साझेदार के अवकाश ग्रहण और मृत्यु पर लेखे और साझेदारी फर्म के समापन के वो महत्वपूर्ण पॉइंट्स, क्वेश्चन, एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन पे अपन ने चर्चा की है। आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स वो दे रखा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको अपन क्या कहते हैं, वित्तीय विवरण। यानी वित्तीय विवरण में मुख्य रूप से आपके जो स्टेटमेंट है वो ये आते हैं कि उसमें आपकी बैलेंस शीट है, उसमें आपका ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट है, उसमें आपका कैश फ्लो है ना। इनको वित्तीय विवरण में शामिल करते हैं। तो क्योंकि आपने वित्तीय विवरण में अभी तक जो बैलेंस शीट की चर्चा की थी वो आपने 2 कॉलम वाली देखी होगी, जिसमें एक साइड लायबिलिटीज और अमाउंट होती है और दूसरी साइड असेट्स और अमाउंट होती है। जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो कंपनी अधिनियम 2013 लागू होने के बाद, जिसमें यह स्पष्ट बताया गया है कि आपको वित्तीय विवरण है वो या तो तुलनात्मक रूप से तैयार करना है, या समानाकार विवरण में तैयार करना है, या आपको प्रवृत्ति विश्लेषण के आधार पर तैयार करना। तो वित्तीय विवरणों का समायोजन किस तरीके से करते हैं, कौन कौन सी इसमें मद आती है, उन पे आज के सेशन में अपन चर्चा करेंगे। टॉपिक आपके लिए मेरे हिसाब से नया नहीं होगा। जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की, उनके लिए निश्चित रूप से ये सारी चीज उन्होंने पढ़ ली होगी। जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके पास भी ये अंतिम मौका है, वो जरूर हमारे साथ जुड़े और लगातार जो जो चीज आपको बताई जा रही है उनको वो पढ़ते रहे। क्योंकि लोगों की ये धारणा रहती है कि अकाउंटेंसी के 15-20 क्वेश्चन आते हैं। नहीं, 40 से 45 क्वेश्चन है वो अकाउंटेंसी के फर्स्ट ग्रेड में आते हैं, और इस बार ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो मनोविज्ञान का जो टॉपिक है वो आपके फर्स्ट पेपर में शामिल कर लिया गया है। तो इसलिए अपने को एकदम अवेयर रहना है, हर पॉइंट को क्लियर करना है, क्योंकि सिलेबस में जो चीज दे रखी है उसमें से आपका क्वेश्चन है वो पुटअप होना है, वेटेज इक्वल आना है। लोगों की मानसिकता ये रहती है कि भाई अकाउंटेंसी का वेटेज कम रहेगा, इकोनॉमिक्स और बिजनेस का ज्यादा रहेगा। ऐसा नहीं है। अकाउंटेंसी हर कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन इकोनॉमिक्स और बिजनेस हर बंदा पढ़ सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आंकड़े होते हैं, रटने वाली बात होती है। बिजनेस में भी आपके रटने वाली बात होती है, उनको पढ़ना होता है, समझना होता है। लेकिन अकाउंटेंसी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, जिसमें आपको हर पॉइंट है वो क्लियर करना होगा, तब जाके आपका क्वेश्चन है वो सही होगा। ये जरूर है कि अकाउंटेंसी में ज्यादा चीज है वो प्रैक्टिकल में दे रखी है, लेकिन उसी को कन्वर्ट करके वो थ्योरी में चीज पूछता है। तो ये चीज अपने लिए समझना जरूरी है। ये समझेंगे तो फिर अपने को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है साथियों, तो आज के इस सेशन को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि जो भी साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आज के सेशन को शेयर कर दें और साथ में सेशन को लाइक कर दें, ताकि हम फटाफट आज का सेशन स्टार्ट करें। ठीक है साथियों, बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। अब देखो, वित्तीय विवरण में अपन सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन लेंगे फटाफट, है ना। इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले वित्तीय विवरण का अर्थ हमें जानना होता है कि होते क्या है। वैसे तो नॉर्मली अपन जान सकते हैं कि भाई वित्तीय विवरण वो होते हैं जो एक कंपनी द्वारा वर्ष की समाप्ति पर तैयार किए जाते हैं, और जो व्यापार की वस्तु स्थिति को दर्शाते हैं कि भाई कितने इसके पास ग्रॉस प्रॉफिट है, कितना इनके पास नेट प्रॉफिट है, कितने इनके पास असेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, तमाम वो पॉइंट्स है वो उनके द्वारा बताए जाते हैं। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे कि वित्तीय विवरण से ऐसे विवरण से जो लेखावधि है वो आपकी कब स्टार्ट होती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। बोलो कहां से स्टार्ट होती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक स्टार्ट होती है ना। तो लेखा अवधि की समाप्ति पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति, है ना, फाइनेंशियल कंडीशन और व्यवसायिक कार्यों के परिणाम को प्रकट करता है ना। इस वित्तीय वर्ष के दौरान आपने क्या किया है, क्या पाया है, क्या खोया है, वो तमाम डिटेल है वो आपके वित्तीय विवरण में प्राप्त होती है। उसी में आपके जॉन एंड मॉयर ने क्या कहा है, ये परिभाषा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना कि जॉन एंड मॉयर ने क्या कहा है कि वित्तीय विवरण शब्द जैसा कि आधुनिक व्यवसाय में प्रयोग किया जाता है, जो 2
विवरण जिनको कि लेखापाल व्यवसायिक संस्था के लिए निश्चित अवधि के अंत में तैयार करता है ना, इसके लिए प्रयुक्त होता है। यह वित्तीय विवरण चिट्ठा और वित्तीय विवरण स्थिति का विवरण और आय विवरण या लाभ हानि विवरण दर्शाता है। यानी जो आपका चिट्ठा है उसको कह सकते हैं या वित्तीय स्थिति विवरण भी कह सकते हैं, बैलेंस शीट, और साथ में आपका इनकम एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कह सकते हैं, जो व्यापार की वस्तु स्थिति को दर्शाते हैं। बाकी आप खाते होते हैं जैसे जनरल है ना, लेजर है, आपकी ट्रायल बैलेंस है, वो अपन हर महीने या 1.5 महीने या हर दिन भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन आपकी वित्तीय विवरण है जो इन खातों के आधार पर जो आपने तैयार किए हैं, आपने जर्नल की है, आपने लेजर की है, आपने पोस्टिंग की है, आपने ट्रायल बैलेंस बनाई है, उसके आधार पर आपके क्या बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। क्या बनते हैं, आपके अंतिम खाते हैं वो तैयार किए जाते हैं। तो ये जॉन एन मॉयर के अनुसार ये परिभाषा है, ये आप नोट करके रख सकते हो, ठीक है, ओके है। ये परिभाषा होने के बाद अपन आगे बढ़े। आगे देखो, अब देखो कंपनी अधिनियम आपको पता है 2013 को लागू हो चुका है, जिसकी धारा 240, ये कंपनी अधिनियम में बहुत सारी धाराएं दे रखी है, वो अलग अलग है ना। जैसे आपकी कंपनी अधिनियम की 240 है, वो क्या बताती है कि कौन कौन से आपके वित्तीय विवरण चालू है, जबकि इसी में आपकी जो धारा 220 है ना, वो कंपनी के बारे में बताती है ना। धारा 240 है वो ये बताती है कि भाई वित्तीय विवरणों में कौन कौन शामिल है, जबकि धारा 220 है वो कंपनी के बारे में बताती है ना। उसी प्रकार आपकी धारा 268 है ना, वो आपकी निजी कंपनी के बारे में बताती है कि भाई निजी कंपनी में क्या क्या होता है ना। उसी प्रकार आपकी जो धारा 52 है, धारा 252 है, वो आपकी बताती है जो सहचारी कंपनी होती है ना, जॉइंट सहचारी कंपनी, इनके बारे में बताती है। यानी सब कंपनियों का अलग अलग होता है। धारा 262 है, जो आपकी धारा 262 है, वो ओपीसी के बारे में बताती है, वन पर्सन कंपनी के बारे में बताती है। तो ये सारी जो धाराएं हैं जो आपकी कंपनी अधिनियम 2013 में दी गई है, उसके अनुसार ये सारा स्टेप टू स्टेप चलता। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि कंपनी अधिनियम की धारा 2013 की जो धारा 240 है वो वित्तीय विवरणों में बताती है कि इनमें कौन कौन से वित्तीय विवरण शामिल है। तो उसमें देखो पहला आपका स्थिति विवरण, यानी जिसे अपन क्या कहेंगे, बैलेंस शीट कहेंगे। दूसरा होता है आपका लाभ हानि का विवरण, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें आजकल आपका ट्रेडिंग और पी&एल है वो साथ बनता है। पहले क्या था कि ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनता था, पी&एल अकाउंट अलग, फिर बैलेंस शीट। अब क्या हो गया, आपकी बैलेंस शीट अलग बनेगी। बैलेंस शीट में अलग अलग फॉर्मेट बता रखे हैं कि भाई तुलनात्मक की होगी या समानाकार होगी, किस तरीके से होगी, यानी कंपेरेटिव होगी या कॉमन साइज होगी, तो ये होगी। उसी तरह आपका लाभ हानि विवरण, जिसको अपन पी&एल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, ये बनाना पड़ेगा। इसके अलावा अपने को कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी रोकड़ प्रवाह विवरण है, वो भी आपके वित्तीय विवरण में शामिल होता है। चौथा, यदि अगर लागू हो तो समता में परिवर्तनों का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, चेंज इन इक्विटी में कोई आपकी चीज है तो वो भी आपकी कंपनी अधिनियम की धारा 240 के तहत आपके वित्तीय विवरणों में शामिल की जाती है। और स्पष्टीकरण नोट, एक्सप्लेनेटरी नोट है, वो भी आपके वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाता है। तो ये कुल धाराएं होती है जिसके तहत ये सारी की सारी चीज है वो मानी जाती है, ठीक है। धारा ये 2.6 है, क्या है, ये धारा आपकी 2.6 है ना। धारा 252 में सूचीबद्ध कंपनी आती है, कौन सी आती है, सूचीबद्ध कंपनी है, वो आपकी धारा 252 में आती है। 2.6 में सहचारी कंपनियां आती है। तो ये इसी प्रकार ये कंपनियां दे रखी है, उसी प्रकार आपकी धारा 240 है वो आपके वित्तीय विवरणों से रिलेटेड मानी जाती है, ठीक है, ओके है। आगे देखिए, अब देखो एक विशेष कंपनी होगी, क्योंकि आपने निजी कंपनी का नाम सुना है ना, निजी कंपनी जो
सरकारी कंपनी नहीं होती है ना। धारा 268 के तहत इसका रजिस्ट्रेशन होता है। 5 लाख से अधिक अपने अंशों का स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाती है ना। ये सारी की सारी निजी कंपनी होती है। इसमें सदस्यों की संख्या 2 और 200 होती है। एक होती है आपकी सार्वजनिक कंपनी है ना, जो सरकारी होती है और कम से कम 51% अंशों का अपने पास होल्ड रखती है और स्वतंत्र रूप से अपने अंशों का स्थानांतरण कर सकती है। अब तीसरी आती है ओपीसी है ना। ओपीसी 1 पर्सन कंपनी। अब 1 पर्सन कंपनी में क्या होता है, साथ में एक आती है आपकी लघु कंपनी स्मॉल कंपनी, एक होती है आपकी निष्क्रिय और गुप्त कंपनी है ना, को अपने वित्तीय विवरणों के साथ रोकड़ प्रवाह विवरण प्रणाली से मुक्त रखा गया है ना। ये चीज यहां पर हो गई कि भाई कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 40 में ये कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार करने होते हैं। लेकिन ये कुछ कंपनियां हैं जिनको कैश फ्लो विवरण बनाने के लिए फ्री छोड़ा गया है, जैसे आपकी ओपीसी है, लघु कंपनी है, निष्क्रिय या गुप्त कंपनी है ना। इनको अपने वित्तीय विवरण के साथ रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने से मुक्त रखा गया। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जिनको अपने वित्तीय विवरण तैयार करने से मुक्त रखा गया है, यानी उनको अपना वित्तीय विवरण तैयार नहीं करना है ना। तो आजकल देखा होगा आपने नेगेटिव प्रश्न आते हैं, तो नेगेटिव प्रश्न में एक ये भी हो सकता है, अब वहां पर भाई सार्वजनिक कंपनी दे दे, निजी कंपनी दे दे है ना, एक ओपीसी कंपनी दे दे या निष्क्रिय दे दे या उपरोक्त सभी दे दे है ना। तो ये अपने को समझना वहां पे कि ओपीसी कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, डोरमेट कंपनी है, इनको अपने वित्तीय विवरणों के साथ इनको अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार नहीं करना है, फ्री है। चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो फ्री है, कोई जरूरी इनके लिए कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अब आगे वित्तीय वर्ष वो आपकी धारा 241 के तहत आता है। कंपनी अधिनियम की धारा 2013 की धारा 241 के अनुसार 241 में क्या आ गया आपका फाइनेंशियल ईयर आ गया, या निगमित संस्था की दृष्टि से प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि को वित्तीय वर्ष है कहा जाता है। वित्तीय वर्ष किसे कहेंगे कि भाई जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को समाप्त हो जाए वो वित्तीय वर्ष होता है, लगभग है ना। और ये वित्तीय वर्ष है वो धारा 241 के तहत है वो माना जाता है। खूब सारी धाराएं हैं, वो आप अपने दिमाग में फीड करके रख सकते हो कि भाई कौन कौन सी धारा कब कब काम में आती है। ठीक है, ओके, यहां तक आगे देखें। अब देखो एक क्या बात है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129(1) है ना। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129(1) के अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरणों को कंपनी की वित्तीय स्थिति का क्या करना पड़ेगा, यह कहा गया है कि इसमें कंपनी अधिनियम की धारा 129(1) के अनुसार कहा गया है कि भाई वो जब अपने वित्तीय विवरण तैयार करती है तो उन वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि वगैरह नहीं होने चाहिए। उनको जो जो चीज दे रखी है उनको एकदम एक्यूरेट, सही, शुद्ध और स्पष्ट रूप से उनको क्या करना है, शो करना है। ठीक है, अब ये वित्तीय विवरण क्या कहा गया, नंबर 1 कि सही और उचित चित्रण, ट्रू एंड फेयर प्रस्तुत करना चाहिए। क्या कहा गया है कि कंपनी को अपने जो भी वित्तीय विवरण तैयार करती है उनमें आंकड़े सही, स्पष्ट और सुव्यवस्थित होने चाहिए। दूसरा, धारा 133 के अनुसार लेखांकन प्रमाणकों के पालन करना चाहिए। लेखांकन के जो प्रमाणक होते हैं, प्रमाण यानी वाउचर होते हैं, उनको प्रमाणित करने का पालन करना चाहिए। ये नहीं कि भाई बिना आपके जो वाउचर है उनके ही आपने एंट्री कर दिया, वाउचर के सहित उनकी एंट्री होनी चाहिए। तीसरा, अनुसूची 3 में दिए गए निर्धारित प्रारूप के अनुसार होना चाहिए। अनुसूची 3 है जिसमें आपको P&L अकाउंट बनाना होता है और अनुसूची 3 में ही आपको बैलेंस शीट है वो बनानी होती है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना, तो अनुसूची 3 को अपने को फॉलो करना, उसके अनुसार ही अनुसूची 3 के अनुसार ही अपने को P&L अकाउंट बनाना है और उसी के अनुसार अपने को क्या बनानी है, बैलेंस शीट है वो बनानी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना, उचित, सही और उचित, धारा 133 का पालन और अनुसूची 3 का निर्धारित प्रारूप। ठीक है, ओके, यहां तक आगे देखें।
अब देखो, जो अपन वित्तीय विवरण तैयार कर रहे हैं उनकी कुछ विशेषताएं हो सकती है। विशेषताओं को इसलिए पढ़ना जरूरी है कि आजकल किस इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कई बार अपने से अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। इनमें से कौन सी विशेषता है या नहीं है, ये है, वो दोनों है, दोनों नहीं है ना। कथन और कारण सहित भी प्रश्न पूछा जा सकता। तो वित्तीय विवरण की विशेषताओं में थोड़ा बहुत अपने को नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज अपने को पता रहेगी तो सारी चीज है वो अपने विश्वास को और बिल्डअप करेगी, अपना कॉन्फिडेंट भी बढ़ेगा कि ये चीज मैंने पढ़ ली, ये चीज मैंने पढ़ ली, है ना। तो देखो, सबसे पहले क्या, सूचनाओं को मौद्रिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। जो आपकी मौद्रिक, जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है, उन्हीं को अपने खातों में दर्ज करना है। जिन्हें गैर मौद्रिक है उन्हें खातों में दर्ज नहीं करना है। तो ये एक विशेषता होनी चाहिए। 2 नंबर, वित्तीय विवरण ऐतिहासिक कहलाते हैं क्योंकि ये पिछली अवधि से संबंधित होते हैं, है ना। ये ध्यान रखना कि वित्तीय विवरण है वो क्या कहलाएंगे, ऐतिहासिक, जो पीछे की अवधि के, करंट के नहीं होते, जो पीछे के हैं, 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने, 9 महीने, 10 महीने के पहले के हैं, और उन सबको लिखा जाता है, इसलिए उनको ऐतिहासिक विवरण भी कहते हैं। तीसरा, वित्तीय विवरण संस्था की लाभप्रदता को लाभान विवरण के माध्यम से, अगर लाभ आपको देखना है, वित्तीय विवरण है, अगर आपको लाभ देखना है तो आपको P&L के माध्यम से जानकारी मिलेगी, और अगर आपको संपत्ति और दायित्वों का विवरण देखना है तो उसके लिए आपको चिट्ठा या विवरण के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। भाई, कंपनी की वस्तु स्थिति जाननी है, अपने को प्रॉफिट जानना है, तो उसके लिए अपने को P&L अकाउंट देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, P&L अकाउंट देखना पड़ेगा। और अगर अपने को कंपनी की संपत्तियां और दायित्वों का मूल्यांकन करना तो उसके लिए अपने को बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी। और इस फॉर्मेट में जो बैलेंस शीट बनाई जाती है वो एक तो होती है आपकी कंपेरेटिव बैलेंस शीट, तुलनात्मक विवरण, और दूसरी होती है आपकी समानाकार विवरण। यानी समानाकार में एक वर्ष से तुलना करते हुए आगे बढ़ते हैं परसेंटेज में, और कंपेरेटिव में एक वर्ष की दूसरे वर्ष के साथ तुलना करते हुए चलते हैं कि भाई पिछले वर्ष की तुलना में अपन ने क्या प्रोग्रेस की है, कितनी संपत्ति अपने इंक्रीज हुए, कितने दायित्व अपने बढ़े हैं या कम हुए हैं, वो सारी जानकारी है वो वहां से मिलती है। ठीक है। चौथा होता है वित्तीय विवरण सूचना के प्रयोगकर्ताओं को अनेक प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध करवाते। जो वित्तीय विवरण है ना, वो उनके जो प्रयोगकर्ता है, जिसमें आपके आंतरिक यूजर्स हैं, आंतरिक जो आपके उपयोग करता है, और दूसरे आपके बाह्य उपयोग करता है। ये 2 तरीके के आपके उपयोगकर्ता यूजर्स होते हैं, है ना। आंतरिक में वो होते हैं जो कंपनी के अंदर काम करते हैं, कंपनी के कर्मचारी, कंपनी का प्रबंधक, कंपनी का मालिक, है ना, ये सारे के सारे आंतरिक होते हैं। बाह्य में जो आउटसाइडर होते हैं, जिसमें कंपनी के इन्वेस्टर है, इसमें आपके क्रेडिटर्स हैं, जिनमें आपकी सरकार है, जिसमें आपकी बैंक है, वो सारे के सारे उन वित्तीय विवरणों पर नजर गड़ाए रखते हैं, क्योंकि उन वित्तीय विवरणों के आधार पर ही आगे के फैसले लिए जाने। क्योंकि बैंक है वो जब ऋण देता है तो कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल पोजीशन है, वो देखता है, और उसके आधार पर ही उनको ऋण दिया जाता है। उसी प्रकार सरकार है, सरकार को टैक्स लेना होता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी टैक्स की चोरी कर रही है, अमाउंट ज्यादा हो रही है, टैक्स इतना नहीं चुका रही है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जो चीजें होती हैं जो हर व्यक्ति उस कंपनी के बारे में जानना चाहता। आजकल आपने नाम सुना होगा शेयर मार्केट, और शेयर मार्केट में आपने देखा होगा कि जब अपन किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो वहां पर उस कंपनी की जो फंडामेंटल स्थिति है उसको देखते हैं, है ना, पी रेशियो देखते हैं, उसका प्रॉफिट देखते हैं, पिछले 2-3 साल का उसका टर्नओवर देखते हैं, कितना उसका इंक्रीज हुआ। ये सारी चीज है वो वित्तीय विवरणों के आधार पर ही पता चलेगी। न हमें जनरल के आधार पर पता चल सकती, न हमें पोस्टिंग के आधार पर, न हमें ट्रायल बैलेंस के आधार पर। इनके आधार पर हमें कुछ भी जानकारी नहीं मिलेगी। मिलेगी तो सिर्फ वित्तीय विवरणों के माध्यम से वो जानकारी मिलेगी, और उसके द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, व्यापार की वस्तु स्थिति का मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, ओके है। आगे देखिए वित्तीय विवरण के उद्देश्य, इनको क्यों तैयार किया जाता है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो पहला है कि व्यवसायिक संस्था को वित्तीय स्थिति संबंधित आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करवाना। जो व्यवसायिक संस्था है, जो जिस चीज का व्यापार कर रही है, उनको उस व्यवसायिक संस्था को कैसे वित्तीय स्थिति के संबंध में सूचनाएं उपलब्ध करवाना। क्योंकि ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई इस वर्ष हमने क्या खोया और क्या पाया।
जब हमारे पास संपूर्ण आंकड़े होंगे, जब हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट तैयार किया होगा, जब हमारे पास P&L अकाउंट तैयार किया होगा, जब हमारे पास बैलेंस शीट तैयार होगी, तो उनके आधार पर हम उस फर्म की वस्तु स्थिति का मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, व्यवसायिक संस्था लाभदायिकता से संबंधित आवश्यक सूचनाएं प्रस्तुत करना। व्यवसायिक संस्था लाभदायिकता से संबंधित आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करना, है ना, लाभ प्रॉफिट से, है ना, कि भाई प्रॉफिट के लिए अपन जो P&L अकाउंट है उसको देखते हैं कि भाई P&L के अकॉर्डिंग हमारी फर्म कितना लाभ है वो हमें कमा कर दे रही है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, वित्तीय विवरणों में रुचि रखने वाले विभिन्न वर्गों पर्याप्त और वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराना। तो विभिन्न वर्ग वही हो गए जो अभी मैंने बताए हैं, आंतरिक और बाह्य, इंटरनल यूजर और आउटसाइडर यूजर को कंपनी द्वारा सूचनाएं उपलब्ध करवाना और वित्तीय विवरण उपलब्ध करवाना, जिसके आधार पर जो लोग उस कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं वो सही तरीके से उसका आंकलन कर सके। ठीक है। चौथा, भावी निर्णयों के लिए आधार प्रस्तुत करना। भावी निर्णय, है ना, जब कंपनी की वस्तु स्थिति मजबूत होगी, जब उसका बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो आसानी से आगामी निर्णय ले सकती है, अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकती है। लेकिन अगर उसके पास सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं होगा, फाइनल अकाउंट नहीं तैयार किए हुए हैं, तो वो निर्णय नहीं ले पाएगी। क्योंकि इसके आधार पर जो बैलेंस शीट है उसके आधार पर अपन देख सकते हैं कि भाई कंपनी के पास कितने लायबिलिटीज है और कितनी असेट्स है, और उसके आधार पर ही निर्णय लिया जाता है। ठीक है। पांचवा, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति और लाभ हानि का सही और उचित चित्रण प्रस्तुत करना। व्यापार की जो वित्तीय स्थिति है और लाभ हानि का सही चित्रण है वो भी उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किनके द्वारा? उस वित्तीय विवरणों के द्वारा। तो वित्तीय विवरणों के द्वारा आपकी वित्तीय स्थिति और लाभ हानि की सही और उचित जानकारी है वो वहां पर आपको आसानी से मिल सकती है। 6 नंबर, संस्था द्वारा सामाजिक वातावरण को उन्नत करने हेतु किए गए कार्यों की जानकारी उपलब्ध करवाना। संस्था द्वारा सामाजिक वातावरण को उन्नत करने के लिए, है ना, सामाजिक वातावरण को उन्नत करने के लिए किए गए कार्यों की जानकारी उपलब्ध करवाना। संस्था है वो आपको पता है, कोई भी संस्था है वो अपना प्रॉफिट है वो कहां से गेन करती है? समाज में रहते हुए गेन करती है। तो उस संस्था की भी मॉरल ड्यूटी है कि वो अपने द्वारा जो जो कार्य समाज में किए जाते हैं उनकी जानकारी भी लोगों तक पहुंचाए, और निश्चित रूप से उनके आधार पर अपन जान सकते हैं कि भाई ये सामाजिक कार्य किए गए। और इसीलिए आपने एक नाम सुना होगा, सोशल अकाउंटिंग, सामाजिक लेखांकन भी आपका ऐड किया गया। जिस प्रकार आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, कॉस्टिंग मैनेजमेंट होता है ना, उसी प्रकार आपका सोशल मैनेजमेंट भी होता है। सामाजिक कल्याण के लिए वो मानी जाती है, सोशल अकाउंटिंग है वो मानी जाती है। ठीक है। तो ये कुछ उद्देश्य हैं मेरे हिसाब से। आप उद्देश्य और विशेषता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 1-2 बार इसकी रीडिंग लगा लोगे सफिशिएंट है। मैं ये नहीं कहता कि भाई इसका बड़ा क्वेश्चन आएगा, है ना, कुछ भी पूछा जा सकता है, नहीं, इन्हीं में से पूछा जाएगा। लेकिन अगर अपने को वित्तीय विवरण की जो मेन ऑब्जेक्ट उनको बारे में पता है कि भाई वित्तीय विवरण क्यों तैयार किए जाते हैं, क्या इसके एडवांटेज होते हैं, तो अपने लिए वो बेनिफिट वाली बात होगी, उसमें कहीं नुकसान नहीं होगा। क्योंकि ज्ञान तो एक ऐसी चीज है जितना अपना बढ़ेगा, जितना इंक्रीज होगा उतना ही बेनिफिशियल होगा, उतना ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। तो इसलिए ये चीज अपने को 1 या 2 बार रीडिंग लगानी है, और मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए यह नहीं है कि भाई आपको पढ़ने में 1 दिन 2 दिन लगे, सिर्फ 2-3 बार रीडिंग अपने दिमाग में फीड और वित्तीय विवरण के बारे में जानते हुए आगे बढ़ना। ठीक है, आगे बढ़े। अब आता है वित्तीय विवरण में जो पहला भाग है, कंपनी का चिट्ठा, जिसे स्थिति विवरण कहते हैं। ठीक है। अब देखो चिट्ठे के बारे में वैसे तो सब जानते हैं क्योंकि इसका नाम है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपने बनाई होगी, बैलेंस शीट आपने पार्टनरशिप का चैप्टर था उसमें बनाई है, लेकिन वहां पर जो बैलेंस शीट बनती थी वो आपकी नॉर्मल बैलेंस शीट थी, जिसमें लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट दोनों साइड का टोटल बराबर और अपनी हो गई, है ना। उसमें किसी प्रकार का कोई फॉर्मेट नहीं था, लेकिन यहां पर आपको फॉर्मेट काम में लेना और इसके लिए एक निश्चित रूल एंड रेगुलेशन दे रखे, उसको फॉलो करते हुए अपने को आगे बढ़ना। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3, अब ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ये कि कंपनी अधिनियम 2013 की जो अनुसूची 3 है,
है ना, 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार होना चाहिए। आपकी जो बैलेंस शीट है वो कैसे होगी, आपकी मर्जी की नहीं होगी, आपने बनाई उस हिसाब से नहीं होगी। अब कंपनी अधिनियम 2013 की जो अनुसूची 3 है उसमें दिए हुए प्रारूप के अनुसार होगी, जिसमें पहला जो स्टेप होगा वो लायबिलिटीज का होगा और दूसरा एसेट्स का होगा और कंपेरेटिव बढ़ना पड़ेगा। अनुसूची 3 के भाग 1 है ना, क्योंकि अनुसूची 3 में 2 चीज अपने को बनानी होती है। भाग 1 में अपने को बनाना होता है बैलेंस शीट और भाग 2 में बनाना होता है अपने को P&L अकाउंट, है ना। तो ये चीज भी अपने को ध्यान में रखनी है। यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन अब वो आपका बन सकता है कि भाई कंपनी अधिनियम की अनुसूची 3 के कौन से भाग के तहत आपकी बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो भाग प्रथम के तहत आपकी बैलेंस शीट बनेगी और भाग सेकंड के तहत आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट बनेगा, है ना। तो स्थिति विवरण का प्रारूप बनेगा भाग फर्स्ट में। भाग सेकंड में लाभ हानि विवरण स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का प्रारूप दिया गया है। इसके साथ ही इसको तैयार करने हेतु आवश्यक निर्देश जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये अपने यहां पर सिर्फ इतना ही है कि अनुसूची 3 के भाग फर्स्ट में बैलेंस शीट और भाग सेकंड में स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट बनाना। बस इतनी बात क्लियर होगी तो ये आपका पॉइंट भी यहाँ पर क्लियर हो जाता है, ठीक है। बढ़े आगे। अब देखो ये फॉर्मेट आपका है ना, फॉर्म्स ऑफ बैलेंस शीट, ये आपका कंपेरेटिव बनेगा, है ना। ये अपन लिखते हैं पर्टिकुलर, ये नोट नंबर, ये करंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर, है ना। अब ये 5 नंबर आएगा, ये 5 नंबर क्या होगा आपका, जो करंट ईयर है उसमें से ईयर घटा देंगे, है ना, तो ये आ जाएगा। और ये आएगा फिर आपका परसेंटेज, है ना। अब ये इसमें फॉर्मेट आएगा, है ना। इसके बारे में वैसे तो टुकड़ों में अपन आगे बढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपका था इक्विटी एंड लायबिलिटी। अभी तक आपने जो बैलेंस शीट की थी उसमें ऐसा कोई फर्क नहीं था, उसमें तो सीधा ही लायबिलिटी है, कैपिटल जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म और लॉन्ग डिबेंचर, ये आ गए, फिर करंट लायबिलिटीज आ गई, टोटल हो गया, इधर एसेट्स आ जाती। लेकिन अब इसको एक निश्चित फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, है ना। तो पहले आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज में जो पहला आपका पोर्शन आएगा शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड में आपके 3 चीज आएगी। एक तो आपकी शेयर कैपिटल, जिसमें आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों आएंगी, ठीक है। फिर आप कहेंगे 2 नंबर पॉइंट रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में आपके जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम, P&L अकाउंट, वो सारे रिजर्व एंड सरप्लस आपके सेकंड कॉलम में आएंगे। थर्ड कॉलम में मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ठीक है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, है ना। तो शेयर वारंट किसके, जो आपने ऐसे अंश जब्त कर लिए जिन्होंने आपने क्या किया था भाई, मांग नहीं चुकाई, है ना। तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट जो आपने जब्त कर लिए थे उनकी कोई राशि प्राप्त होती है। तो ये शेयर होल्डर फंड में आपके 3 पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। ये पहला हो गया, पहले के 3 हो गए। फिर दूसरा आएगा आपका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अगर अलॉटमेंट पे कोई राशि बकाया है तो वो आपका 2 नंबर कॉलम हो जाएगा। इनका जो विस्तृत चर्चा है वो आगे अपन करते रहेंगे। पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं ताकि आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहे कि भाई इस चैप्टर में होने क्या वाला है, ठीक है। फिर 3 नंबर पॉइंट आता है आपका नॉन करंट लायबिलिटीज। अब नॉन करंट लायबिलिटीज को इसमें 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। एक हो गया आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, आपने कोई दीर्घकालीन उधार ले रखा है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, है ना, आपके कोई संदिग्ध कर दायित्व है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, है ना, आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अलावा कोई और आपने कोई दीर्घकालीन आपकी लायबिलिटीज है। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, दीर्घकालीन कोई आयोजन है तो वो आपके नॉन करंट लायबिलिटीज में आएंगे। ये आपके नॉन में क्यों आएंगे, यही नॉन के और यही करंट के। अब नॉन में यह है कि इनकी अवधि वो 1 वर्ष से ज्यादा है तो इसलिए ये नॉन में हो गए, और अगर 1 वर्ष से कम है तो वो करंट लायबिलिटीज में हो जाएगी, ठीक है। 3 नंबर ये होने के बाद चौथा पॉइंट जिसमें आपकी करंट लायबिलिटीज, उसमें आपका इसमें भी 4 भागों में बांटा गया है। पहले आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग यानी अल्पकालीन आपकी कोई उधार है। फिर ट्रेड पेबल्स जिसमें आपके क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल दोनों को शामिल किया गया। तीसरा आएगा अदर करंट
लायबिलिटीज। तीसरा क्या आएगा, अदर करंट लायबिलिटीज। चौथा आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्या आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है वो आपके इसमें क्लियर हो जाते हैं। और फिर आएगा आपका टोटल। तो ये पहली भाग में आपकी कौन कौन सी आई है, आपकी लायबिलिटी साइड आई है। और उसमें क्या करते हैं कि भाई देखो पिछले साल कितने थे, इस साल कितने, फिर इनका अंतर कितना, परसेंट कितना, इस तरीके से निकालते हुए चलते हैं। तो इसका जो विवरण है वो एक तरीके से ये कौन सा हो गया, तुलनात्मक विवरण हो गया। क्या हो गया, तुलनात्मक, जिसमें पिछले साल के इस साल के साथ तुलना की जाती है। ठीक है, 2 साल का ये विवरण होता है जिसमें अपन देखते हैं कि पिछले साल अपन का लायबिलिटीज कितनी थी, इस साल अपनी लायबिलिटीज कितनी हो रही। तो ये ओनली ऑन लायबिलिटी साइड का कॉलम होगा। इसमें अब प्रश्न क्या पूछा जाता है कि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि भाई लॉन्ग टर्म बोरोविंग है वो कौन से शीर्षक और कौन से उपशीर्षक के तहत दिखाया जाएगा। अब लॉन्ग टर्म में मान लो जैसे डिबेंचर है, डिबेंचर के बारे में पूछ ले कि भाई डिबेंचर कहां दिखाया जाएगा, तो ये होगा आपका नॉन करंट लायबिलिटी शीर्षक के लॉन्ग टर्म बोरोविंग उपशीर्षक के तहत, है ना। तो ये शीर्षक और उपशीर्षक की भी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर शीर्षक और उपशीर्षक बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में है। तो पाठ्यक्रम में जो चीज है वो कहीं से भी पूछी जा सकती है, उसको अपन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब दूसरा पार्ट आता है इसका असेट्स, है ना। असेट्स को इसने 2 भागों में बांटा है, एक तो नॉन करंट असेट्स और एक करंट असेट्स, है ना। 2 भागों में बांटा है, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। अब नॉन करंट असेट्स को इसने 2 भागों में बांट दिया, एक तो फिक्स असेट्स और एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स असेट्स को ही रखा है अलग अलग भागों में बांटा। फिक्स असेट्स को इसने 4 भागों में बांटा है। फिक्स असेट्स को 4 भागों में बांटा है, एक तो टेंजिबल असेट्स यानी मूर्त, जैसे आपकी प्लांट, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग। इंटेंजिबल यानी गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो आपका लंबे समय तक कोई काम जारी है वो। इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, आप किसी प्रकार के कोई आविष्कार की खोज कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं, तो वो अंडर प्रोग्रेस है। इंटेंजिबल अदृश्य, है ना, अमूर्त, तो वो आपके अंडर डेवलपमेंट में है, तो वो आपकी फिक्स असेट्स में आ जाएगा। फिर आपका बी पॉइंट आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जिसकी अवधि 2 साल, 3 साल, 5 साल है, वो आपके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। डेफर्ड टैक्स असेट्स नेट, अगर आपने टैक्स ज्यादा चुका दिया, है ना, 1 साल, 2 साल, 3 साल का ज्यादा चुका दिया, तो जब तक वो कवर नहीं हो जाता तब तक वो आपके असेट्स के रूप में काम करेगा। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेज, आपने किसी को उधार दे रखा है, आपने किसी को दीर्घकाल उधार दे रखा है, तो उसका समायोजन भी इस तरीके से करना है। अदर नॉन करंट असेट्स, इसके अलावा कोई और बच जाती है जो आपकी नॉन करंट असेट्स का पार्ट हो सकती है, उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। फिर दूसरा पार्ट आता है करंट असेट्स, यानी जो 12 माह से कम अवधि की हो, 12 माह से कम अवधि, ठीक है, 12 माह से कम अवधि, जिसमें आपका करंट इन्वेस्टमेंट, है ना, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर करंट असेट्स और टोटल, ये सारी है वो इसमें हो जाएगी। क्या हो जाएगी, करंट असेट्स, है ना, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर करंट असेट्स, है ना, ये सारी की सारी है वो इसमें शामिल होंगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो 12 माह से कम अवधि की है, जिसको अपन करंट असेट्स के रूप में जानते हैं, जिनकी अवधि 12 माह से कम है उसको अपन करंट असेट्स के रूप में काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका तुलनात्मक फॉर्मेट है वो बनेगा, जो सारणी 1 के अनुसार जो आपकी तालिका होगी, सारणी 3 के भाग 1 के अनुसार इसको तैयार किया जाएगा। तो ये चीज जो मैंने आपको बताइए, वैसे तो ये सारी चीज आपकी पढ़ी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो साथी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो ये चीज पढ़ते हैं, लेकिन कुछ साथी ऐसे होते हैं जो गाइड पे डिपेंड रहते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर गाइड खरीद ली और उसमें से अपना सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों ऐसा नहीं है,
मेरे साथ भी ऐसा हुआ था 2011 की जो एग्जाम थी, जब मैं पहली बार एग्जाम में बैठा था तो मैंने भी यही किया कि एक गाइड पे मैं डिपेंड रह गया कि एक गाइड से सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अपने को क्या करना पड़ेगा, अपनी बुक्स है वो तो पढ़नी ही पड़ेगी, इसके अलावा अपने को कुछ गाइड्स भी पढ़ने पड़ेंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि बुक्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिलते आपको। बुक्स में आपको डिस्क्रिप्टिव सब कुछ मिलेगा लेकिन ऑब्जेक्टिव बहुत कम मिलते हैं, इसलिए अपने को फिर ऑब्जेक्टिव के लिए अपने को गाइड पढ़नी पड़ेगी और साथ में जो पहला पेपर है वो अपने को विशेष रूप से तैयार करना पड़ेगा। और ये सारी चीज जब आपकी क्लियर हो जाएगी तो फिर आपको कोई नहीं रोकने वाला है गजेटेड ऑफिसर बनने से। ठीक है साथियों, तो ये था एक छोटा सा शानदार और जानदार सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। निश्चित रूप से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, क्योंकि इसमें अपन सारे जो टॉपिक है वो करेंगे, जिसमें आपका तुलनात्मक समानाकार विवरण है, फिर आपका वित्तीय विश्लेषण है, फिर आपका कैश फ्लो है, फंड फ्लो है, रेशियो एनालिसिस है, ये सारे टॉपिक है वो इस सेशन में होने वाले हैं। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की लेटेस्ट जो जानकारी है वो आपको मिलते रहे और जब आपके एग्जाम हो उससे पहले आप पूर्ण रूप से प्रिपेयर हो जाए। ये था साथियों आज का सेशन। कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट में, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।